आज है 19 मार्च गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। पश्चिम एशिया में शुरू हुआ संघर्ष अब एक भयानक ऊर्जा युद्ध में बदल चुका है, जिसकी तपिश भारतीय बाजारों तक पहुंच गई है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती जंग ने जहां दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगा दी है, वहीं भारतीय निवेशकों के 12.5 लाख करोड़ रुपये एक ही झटके में डूब गए हैं। इसी बीच देश के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख और जवाबदेही की कमी पर वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने उमर खालिद की 5 साल की जेल को मनमाना करार दिया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन तमाम बड़ी खबरों का गहरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इन वैश्विक हलचलों का आपकी जेब और देश की सियासत पर क्या असर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य कहानियों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार में आए उस भूचाल की, जिसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्टर अरशद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर बड़े हमलों के कारण गुरुवार को भारतीय बाजार को अब तक के सबसे भीषण बिकवाली के दौर का सामना करना पड़ा। होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने कच्चे तेल की कीमतों को लगभग $119 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले और रुपये की कमजोरी ने आग में घी डालने का काम किया है। सेंसेक्स करीब 2,500 अंक गिरकर 74,207 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 776 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस क्रैश ने निवेशकों की संपत्ति से 12.5 लाख करोड़ रुपये साफ कर दिए हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार मध्य पूर्व में ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने बाजार की पिछले 3 दिनों की बढ़त को खत्म कर दिया है। रुपया भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 93.13 पर पहुंच गया है। अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह ऊर्जा युद्ध किस मोड़ पर पहुंच गया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा है कि इजरायल द्वारा ईरान के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पास पर किए गए हमले ने इस संघर्ष को एक नया और खतरनाक रूप दे दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के इस हमले के जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। कतर का रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो दुनिया की एलएनजी आपूर्ति का केंद्र है, अब आग की लपटों में घिरा है। उधर इजरायल ने ईरान के 3 शीर्ष अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनमें सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी भी शामिल हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने साफ किया है कि ईरान के ये हमले अरब देशों को ब्लैकमेल करने के लिए किए गए हैं और अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। इस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी नई चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजरायल ने गुस्से में आकर साउथ पास पर हमला किया और अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। हालांकि सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली और अमेरिकी सूत्रों ने इस दावे को गलत बताया है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने दोबारा कतर की गैस सुविधाओं पर हमला किया तो अमेरिका इजरायल की मदद के बिना ही पूरे साउथ पास गैस फील्ड को तबाह कर देगा। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप प्रशासन ऊर्जा संकट से घबराया हुआ है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने तो यहां तक प्रस्ताव दिया है कि तेल की कीमतें कम करने के लिए उन ईरानी तेल टैंकरों से प्रतिबंध हटा दिए जाएं जो पहले से समुद्र में हैं। अब रुख करते हैं देश की आंतरिक राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर। हरकारा डीप डाइव में निधीश त्यागी के साथ बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों के शासन पर तीखे सवाल उठाए हैं। गर्ग के मुताबिक भारत में अब सत्ता से सवाल पूछने का जोखिम बहुत बढ़ गया है। उन्होंने सोनम वांगचुक का उदाहरण दिया, जिन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा गया। गर्ग ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, फिर भी उन्हें जेल में रहना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को केवल सरकार से ही नहीं, बल्कि अदालतों से भी जवाबदेही मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरा शासन ढांचा पारदर्शिता की कमी से जूझ रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र से आई है। मकतूब मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन ने मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद की 5 साल की कैद को मनमाना बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उमर खालिद को उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार के कारण निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने और हर्जाना देने की मांग की है। आपको बता दें कि उमर खालिद को 2020 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 5 साल बीत जाने के बाद भी उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हो सका है। लोकतंत्र की सेहत पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की है।
पीटीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 32% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 16% सांसदों पर तो हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि राज्यसभा के 14% सांसद अरबपति हैं। एक औसत राज्यसभा सांसद की संपत्ति लगभग 120 करोड़ रुपये है। बीआरएस सांसद बंदी पार्थ सारथी 5,300 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सांसद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह सबसे कम संपत्ति वाले सांसद बताए गए हैं। अब बात करते हैं समाज के उस तबके की जो आज भी आधुनिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आर्टिकल-14 में प्रकाशित दानिया शाह और नील टैनन की रिपोर्ट भारत के आदिवासी श्रमिकों के शोषण का भयावह सच उजागर करती है। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी श्रमिक आज भी कर्ज और दबदबे के ऐसे जाल में फंसे हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची जाति के ठेकेदार इन मजदूरों को अग्रिम पैसा देकर बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करते हैं। ईंट भट्ठों और गन्ने के खेतों में काम करने वाले इन आदिवासियों के पास न तो कोई सामाजिक सुरक्षा है और न ही कानूनी मदद। 1976 के बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून के बावजूद ज़मीनी हकीकत आज भी वैसी ही बनी हुई है। सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर भी द वायर ने एक गंभीर रिपोर्ट प्रकाशित की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में बताया कि 2017 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 622 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 86 मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं। दुखद बात यह है कि इनमें से 52 परिवारों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि स्वच्छता अब जाति आधारित नहीं बल्कि व्यवसाय आधारित गतिविधि है, लेकिन ज़मीनी आंकड़े बताते हैं कि आज भी वेतन न मिलने और सुरक्षा उपकरणों की कमी की सैकड़ों शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उत्तराखंड से जुड़ी एक कानूनी खबर में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने मोहम्मद दीपक नामक व्यक्ति की सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह याचिका जांच को प्रभावित करने की एक कोशिश है। दीपक ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद दीपक रखा था और नफरती भाषण की शिकायत की थी। लेकिन अदालत ने नोट किया कि वो खुद एक मामले में संदिग्ध अभियुक्त हैं। अदालत ने कड़े शब्दों में पूछा कि एक संदिग्ध अभियुक्त पुलिस सुरक्षा की मांग कैसे कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी तय हुई है। पॉडकास्ट के अंत में बात करते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं को दुखी बना रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। भारत इस सूची में 116वें स्थान पर है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जो युवा दिन में 1 घंटे से कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वे ज़्यादा खुश रहते हैं। फिनलैंड लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें डिजिटल दुनिया में फिर से वास्तविक सामाजिक जुड़ाव पैदा करने की ज़रूरत है। आज के न्यूज़ पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही गंभीर और तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर भेजें। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।